Okay, so what is sequence diagram? Sequence diagram is the interaction between the objects in a sequential order. मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट्स जो आप प्रेजेंट हैं आपके प्रोग्राम में, उनके बीच में जो आप सीक्वेंसिंग देखते हो, उनके बीच का आप इंट्रैक्शन देखते हो, वो इंट्रैक्शन हमेशा सीक्वेंस ऑर्डर में होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है. मतलब आपका जो मैसेज का फ्लो है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, वो फ्लो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है. उनकी जो टाइम ऑर्डरिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. कौन सा मैसेज पहले आ रहा है और कौन सा मैसेज बाद में आ रहा है, उनका फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इस डायग्राम में कुछ नोटेशंस होते हैं जो आपको यूज़ करना रहता है. तो सबसे पहले नोटेशन होता है लाइफ लाइन. लाइफ लाइन को आप रेक्टेंगल, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो और इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो लिख सकते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम है. और जो लाइफलाइन होती है सीक्वेंस डायग्राम में, उसमें साथ में उसकी टेल भी होती है. हर लाइफलाइन के साथ उसकी टेल होती है जो डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट होती है. फिर जो मैसेज का फ्लो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ मैसेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज से आप उसको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो. वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस रहते हैं वो सिंक्रोनस मैसेज भी हो सकते हैं, असिंक्रोनस मैसेज भी हो सकते हैं, वो रिटर्न मैसेज हो सकता है, वो रिप्लाई मैसेज हो सकता है, वो सेल्फ मैसेज हो सकता है, वो कोई भी टाइप के नंबर ऑफ मैसेजेस हमने पढ़े थे लास्ट क्लासेस में. अभी हम एक बार और देख लेंगे. वो सब नंबर ऑफ मैसेजेस जो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मैसेज है. यदि असिंक्रोनस या सिंक्रोनस मैसेज है तो सॉलिड लाइन से शो करते हैं. यदि रिटर्न मैसेज या रिप्लाई मैसेज है तो उसको डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. फिर यहाँ पर हम मैसेजेस तो आपके रहते ही हैं. मैसेजेस के साथ साथ आपका क्या रहता है यहाँ पर कि आप जो भी ब्रांचिंग है, मतलब यदि कोई गो टू, जैसे हम गो टू यूज़ करते हैं, जंप यूज़ करते हैं, कि ज़रूरी नहीं है हर ऑब्जेक्ट के बीच में आपस में मैसेजिंग हो. आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जंपिंग भी, मतलब एक ऑब्जेक्ट को स्किप करके डायरेक्ट तीसरे फर्स्ट या सेकेंड ऑब्जेक्ट को स्किप करके फोर्थ ऑब्जेक्ट को भी मैसेज जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है. तो दैट डिपेंड्स. तो ये आपको मैंने सीक्वेंस डायग्राम में बताया था. सीक्वेंस डायग्राम का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें लाइफलाइन है ग्रीन कलर में, लाइफलाइन 2, लाइफलाइन 3, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइफलाइन है. हर लाइफलाइन के नीचे डैश्ड लाइन लगी है, ये उसकी टेल है. फिर लाइफलाइन 1 और लाइफलाइन 2 के बीच में आपने मैसेज पास किया है. फिर आपने लाइफलाइन 1 में एक सेल्फ मैसेज किया है. देन लाइफलाइन 3 से लाइफलाइन 2 पे एक रिप्लाई मैसेज आया है जो डैश्ड मैसेज के फॉर्म में है. और फिर वापस से लाइफलाइन 2 से लाइफलाइन 3 में एक मैसेज गया है जो सॉलिड है, बट दैट इज असिंक्रोनस मैसेज. अब मैसेज नंबर 1 और मैसेज नंबर 4 में क्या डिफरेंस है. जो मैसेज नंबर 1 है वो सिंक्रोनस मैसेज है. सिंक्रोनस मैसेज मतलब ऐसा मैसेज जिसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा. बट एसिंक्रोनस मैसेज इज दैट मैसेज जो आप सिंपली पास कर देते हो बट आपको उसका रिप्लाई नहीं मिलता है. मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको रिप्लाई आएगा ही आएगा, ठीक है. तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मैसेज में आपको डिफरेंस समझ में आया. सिंक्रोनस मैसेज मतलब कि वहां पर रिप्लाई जरूर आएगा जिसको भी आपने मैसेज किया है, लेकिन एसिंक्रोनस मैसेज में वो वन वे होता है, वहां पर रिप्लाई जो है वो कंपल्सरी नहीं होता है, राइट. ये एक एग्जांपल लिया है आपने कि जो कस्टमर है, कस्टमर इज प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइट. देन जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किया है कैश काउंटर पे, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी बिल जनरेट हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग वो बिल मतलब पेमेंट कर देगा. फिर वो जैसे ही पेमेंट करेगा कैश काउंटर, फूड काउंटर पे उसका ऑर्डर जो है वो प्रिपेयर करने के लिए उसको दे देगा. फिर जो जो कैश काउंटर है, ठीक है, जो मतलब ऑर्डर है वो आपका कंफर्म हो जाएगा. फूड काउंटर जो है आपको ऑर्डर प्रिपेयर करके डायरेक्ट आपको सर्व कर देगा. तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ एनी फूड ऑर्डरिंग सिस्टम. वो चाहे कोई मैकडोनल्ड भी हो सकता है, वो चाहे पिज़्ज़ा हट भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है आपका, जहाँ पर आप किस तरह से ऑर्डर प्लेस करोगे उसका एक सीक्वेंस डायग्राम शो किया है, राइट. तो ये भी मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ. अब बेनिफिट्स क्या है सीक्वेंस डायग्राम के. तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बेनिफिट सीक्वेंस डायग्राम का ये है कि आप मैसेजिंग का फ्लो यहाँ पर चेक कर सकते हैं. कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और किससे पहले इंटरेक्ट कर रहा है, किससे बाद में इंटरेक्ट कर रहा है, फिर वापस से किससे इंटरेक्ट कर रहा है. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 फ्रेंड्स का एग्जांपल भी दिया था कि पहला फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, तीसरा फ्रेंड है. पहले फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बोला, दूसरे फ्रेंड ने तीसरे फ्रेंड को बोला,
फिर हो सकता है तीसरे फ्रेंड ने वापस से दूसरे फ्रेंड को बोला और दूसरे फ्रेंड ने पहले फ्रेंड को बोला, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। लेकिन हो सकता है कि तीसरा फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को नहीं बोले, तीसरा फ्रेंड डायरेक्टली फर्स्ट फ्रेंड को बोल दे, उसने सेकंड फ्रेंड को स्किप कर दिया। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग अमंग दी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स हैं। फिर जो सीक्वेंस डायग्राम है इसमें आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कभी भी ऐड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस जो है इसकी सीक्वेंसिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर आप इसको इजी मेंटेन कर सकते हो। सीक्वेंस डायग्राम को जो समझना है वो भी बहुत इजी होता है, आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो सीक्वेंस डायग्राम को, ठीक है। बहुत जल्दी अपडेट हो जाते हैं ये डायग्राम, बहुत इजी होता है। पर ड्रॉबैक्स क्या है सीक्वेंस डायग्राम के, थोड़ा से कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें लाइफलाइन की टेल भी होती है। तो लाइफलाइन की टेल आपको बताती है टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन मतलब जो लाइफलाइन के जो टेल के ऊपर बनती है, टेल के ऊपर बनती है टाइमलाइन, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर लाइफलाइन जो रोल प्ले कर रही है, जो इंटरेक्ट कर रही है, वो कितनी देर के लिए एक्टिव है, ये हमको टाइमलाइन से शुरू पता चलेगा। जैसे सपोज मैंने अपने फ्रेंड को 9 बजे कॉल किया कि अपने को शाम को मूवी देखने चलना है क्या, तो 9 बजे मैंने कॉल किया, तो 9 बजे मेरी टाइमलाइन जो है एक्टिव थी, राइट। पर मेरे फ्रेंड ने मुझे अभी कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर उसने अपने तीसरे फ्रेंड से, दूसरे फ्रेंड से पूछा, मतलब थर्ड नंबर के फ्रेंड से पूछा, कितने बजे पूछा, 10 बजे, कि मूवी चलना है क्या शाम को। तो उसका जो टाइमलाइन है, अभी फर्स्ट फ्रेंड का जो टाइमलाइन है वो डीएक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो 9 बजे एक्टिव था। फिर सपोज 10 बजे सेकेंड फ्रेंड ने थर्ड फ्रेंड को कॉल किया, तो 10 बजे सेकेंड फ्रेंड का जो टाइमलाइन है वो एक्टिव हो जाएगा। फिर सपोज दोपहर के 2 बजे थर्ड फ्रेंड ने सेकेंड फ्रेंड को रिप्लाई किया, तो थर्ड फ्रेंड का जो टाइमलाइन है वो 2 बजे एक्टिव होगा। मतलब इस तरह से, मतलब जब जब आप मैसेजिंग का रिप्लाई कर रहे हैं या जब आपको कोई मैसेज जो है वो रिसीव हो रहा है, उस वक्त आपकी जो टाइमलाइन है वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब वापस से थर्ड फ्रेंड ने फर्स्ट फ्रेंड को रिप्लाई किया, तो फर्स्ट फ्रेंड तो 9 बजे एक्टिव था, लेकिन उसको रिप्लाई 3 बजे मिला, तो 3 बजे वापस से उसकी टाइमलाइन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अभी देखेंगे हम कुछ डायग्राम में जब टाइमलाइन बाद में एक्टिव होती है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि टाइमलाइन जो है वो थोड़ी समझने में कॉम्प्लेक्स होती है, वो कभी भी एक्टिव हो जाती है और कभी भी डीएक्टिव हो जाती है। फिर यदि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो सीक्वेंस डायग्राम बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें नंबर ऑफ मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो समटाइम इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो ये बहुत छोटे छोटे से ड्रॉबैक, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब सीक्वेंस डायग्राम से ही बनता है हमारा कोलाबोरेशन डायग्राम। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपको कोलाबोरेशन डायग्राम बनाना है, तो कोलाबोरेशन डायग्राम बनाने के लिए आप सीक्वेंस डायग्राम को एज अ बेस रख सकते हो। द ओनली डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम इज कि सीक्वेंस डायग्राम टैब्यूलर फॉर्म में होता है, उसमें लाइफलाइन टेबल्स के फॉर्म में ऐसे कॉलम जैसे दिखती है, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है, फिर दूसरा तीसरे से करता है, साइमल्टेनियसली इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैसेजेस के फॉर्म में होती रहती है। लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम एक टाइप का कम्युनिकेशन डायग्राम है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे ऑब्जेक्ट से, मतलब यहाँ पर सीक्वेंसिंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी बार इंटरेक्शन हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहले फ्रेंड और दूसरे फ्रेंड के बीच में कितनी बार इंटरेक्शन हुआ है, दूसरे और तीसरे फ्रेंड के बीच में कितनी बार इंटरेक्शन हुआ है, और तीसरे और पहले फ्रेंड के बीच में कितनी बार इंटरेक्शन हुआ है। मतलब इट शोज द नंबर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट शो द सीक्वेंस या टाइम ऑर्डरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब इसके बेनिफिट क्या है कि इसको कम्युनिकेशन डायग्राम बोलते हैं। देन इट एम्फेसाइज ऑन द स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ द इंटरेक्शन डायग्राम, मतलब एक लाइफलाइन दूसरी लाइफलाइन से कैसे कनेक्ट होती है। यहाँ पर लाइफलाइन में कोई टेल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हम टाइमलाइन का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर तो ये बताते हैं कि यदि सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच में कितनी बार ऑब्जेक्ट ने इंटरेक्ट किया, अब कितने बजे किया उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये स्पेशल, इसमें जो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन शो करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम्स हैं, राइट। फिर इसमें सीक्वेंस डायग्राम को आसानी से हम कोलैबोरेशन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का या ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ओके,
आपको आ रहा है समझ में? वैसे तो मैं सब कुछ आपको बता चुकी, दिस इज जस्ट अ रिविजन क्लास, राइट? चलिए, आर यू गेटिंग एनी डाउट टिल नाउ? नो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, लेट्स सी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम। इसमें लाइफलाइन है, लाइफलाइन 1, लाइफलाइन 2, लेकिन यहाँ पर लाइफलाइन की कोई भी टेल नहीं है। और लाइफलाइन 1 और लाइफलाइन 2 के बीच में कितनी बार मैसेज पास हो रहा है, वो सारे मैसेजेस आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। देन ड्रॉबैक क्या है कोलैबोरेशन डायग्राम का, शायद ये हमने लास्ट क्लास में नहीं देखा था। तो कोलैबोरेशन डायग्राम जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो कनेक्टर है वो एक ही है, मतलब जो सॉलिड लाइन लाइफलाइन 1 और लाइफलाइन 2 के बीच में है एक ही है, पर इसमें नंबर ऑफ मैसेज 1 भी है, 2 भी है और एक सेल्फ लूप भी है। सपोज 10 बार मैसेज पास होता लाइफलाइन 1 और लाइफलाइन 2 के बीच में, तो यहाँ पर 10 मैसेजेस होते, कुछ राइट डायरेक्शन में जाते हैं और कुछ, मतलब कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और कोई रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ मैसेजेस इंटरेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ मैसेजेस दो लाइफलाइन के बीच में यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। तो बहुत डिफिकल्ट है उसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन एरो की हेल्प से आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये डायग्राम। ठीक है, उसके बाद द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस मोमेंटरली which makes it difficult to keep track of every single change it that occurs within the object of a system। कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टेट है ऑब्जेक्ट का वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये तो डायनामिक डायग्राम है, ये स्टेटिक तो है नहीं। डायनामिक डायग्राम मतलब ये विद टाइम चेंज होते रहेंगे, तो विद टाइम चेंज हो जाएंगे तो इसका जो सीक्वेंस और सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम है वो भी क्या होते रहेंगे, बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहेंगे। तो इसके ट्रैक को रखना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये कुछ एकदम मिनिमम ड्रॉबैक्स हैं जो आप समझ सकते हैं। ये एक आपका एक डायग्राम हो गया ये। इसमें आपका क्या है, जो लॉगिन सिस्टम है, लॉगिन सिस्टम क्या करेगा, वो आपका लॉगिन करेगा ऑथेंटिकेशन सिस्टम में। ऑथेंटिकेशन सिस्टम डिटेल्स को चेक करेगा कि जो डिटेल डाली है लॉगिन के टाइम पे वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, वो डेटाबेस उसको चेक करेगा। और फिर जो भी यदि एक्सेस करने के लिए रिप्लाई मैसेज पॉजिटिव होगा तो वो रिटर्न एक्सेस दे देगा कि यस यू कैन एक्सेस द डेटाबेस, यू कैन एक्सेस द सिस्टम, राइट। तो इस तरह से आप सीक्वेंस कोलैबोरेशन डायग्राम जो है बना सकते हो, जिसमें ऑब्जेक्ट के बीच में जो आप सीक्वेंसिंग है उसको शो कर सकते हो। फिर ये एक और डायग्राम ले लेते हैं अपन, ये ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का डायग्राम है। इसमें कस्टमर है, ऑर्डर है, फिर स्पेशल ऑर्डर या नॉर्मल ऑर्डर, आप कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। आई थिंक आप स्पेशल ऑर्डर भी लिख सकते हो, नॉर्मल ऑर्डर भी लिख सकते हो, डिपेंड आपका टाइप ऑफ सिस्टम क्या है। तो पहले कस्टमर क्या करेगा, वो सबसे पहले ऑर्डर देगा ऑर्डर सिस्टम को। फिर ऑर्डर जो है वो कंफर्म कहाँ से होगा, स्पेशल ऑर्डर से कंफर्म होगा। फिर स्पेशल ऑर्डर जब ऑर्डर रेडी कर देगा तो डिस्पैच हो जाएगा। तो डिस्पैच जो होगा वो सेल्फ कॉल है, मतलब सेल्फ मैसेज है। फिर जो भी डिस्पैच है वो रिटर्न होगा ऑर्डर सिस्टम को, और ऑर्डर सिस्टम फाइनली उसको डिलीवर कर देगा किसको, कस्टमर को। क्या हुआ बेटा? Who is that? ओके, तो वो क्या करेगा फाइनली ऑर्डर सिस्टम जो रहेगा कस्टमर को क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। तो इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो पूरा वर्क करेगा। अब इसी का कोलैबोरेशन डायग्राम देखते हैं अपन। देखो, कस्टमर है, कस्टमर ने सेंड ऑर्डर किया था, फिर ऑर्डर ने कंफर्म किया था, फिर स्पेशल ऑर्डर ने उसको ऋतिक ठाकुर, ठीक है। तो इस तरह से जो जितने भी फॉरवर्ड मैसेज थे और जितने भी रिप्लाई मैसेज थे वो सारे आप मैसेजेस यहाँ पर देख सकते हो, और उनका जो सीक्वेंस नंबर है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। यदि कस्टमर और ऑर्डर के बीच में फर्स्ट और 4 मैसेज था तो वो फर्स्ट और 4 मैसेज ही रहेगा। यदि स्पेशल ऑर्डर के बीच में और ऑर्डर के बीच में 2 और 3 मैसेज था तो 2 और 3 मैसेज ही रहेगा, मतलब इसकी सीक्वेंसिंग यहाँ पर चेंज नहीं होने वाली है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर कि कोई प्रोडक्ट है उसको आपको डिलीवर करना है। ये आपका पीओएस सिस्टम जो हमने पढ़ा था, पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम, उसका एग्जांपल हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी सेल है, ठीक है, वहां पर आप सिस्टम को आप क्या करोगे, आप क्रिएट कर रहे हो। देन सेल से आप लाइन आपने अपने नंबर ऑफ लाइन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो आपने अब आप परचेस कर लिए हैं। फिर आप
जो आपने जो भी प्रोडक्ट है उसके कैटलॉग में आप उसका स्पेसिफिकेशन देख सकते हो खरीदते वक्त कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। फिर आप मतलब आप प्रोडक्ट के कैटलॉग में पहले तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट देख सकते हो और उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आप उसके स्पेसिफिकेशन डिटेल में देख सकते हो। फिर आप मेक लाइन आइटम 5th नंबर पे लिखा है, मतलब आप क्या करोगे, परचेस करना शुरू करोगे, फिर आप परचेस जैसे ही शुरू करना पड़ोगे आप लाइन में लग जाएंगे, और लाइन में लग जाएंगे तो आप यहाँ पर जो है आपका जो ऑर्डर जो भी आपने पर्टिकुलर जो आपने आइटम्स को बास्केट में डाला है उसकी आप यहाँ पर बिलिंग जो है वो करवा सकते हैं। तो इसका भी आप सीक्वेंस डायग्राम इसी तरह से बना सकते हैं। देखो जैसे पोस्ट और सेल के बीच में 1 और 5 है, अब अपन यहाँ पर देखते हैं। देखो पोस्ट के बीच में पहले 1 हो रहा है और पोस्ट और सेल के बीच में 5 भी हो रहा है, दैट इज मेक लाइन आइटम। तो इसमें दोनों फॉरवर्ड मैसेज है। तो देखो क्रिएट फॉरवर्ड मैसेज हो गया और मेक लाइन आइटम 5 नंबर पे वो भी फॉरवर्ड मैसेज हो गया फ्रॉम पोस्ट टू सेल। अब सेल और सेल आइटम के बीच में 3 मैसेजेस 2, 6 और 7। अब आप सीक्वेंस डायग्राम में देखो, सेल और सेल आइटम के बीच में 2 है क्रिएट, फिर 6 है क्रिएट और फिर 7 है ऐड। तो ये तीनों फॉरवर्ड मैसेज है। तो देखो यहाँ पर 2, 6 और 7 तीनों फॉरवर्ड मैसेज है। कर पाएंगे, बना पाएंगे सीक्वेंस को देख के कोलैबोरेशन डायग्राम? आसान है आपके लिए? एवरीवन विल यू एबल टू मेक? विल यू एबल टू मेक? यस और नो? संयुक्ता आप बना पाएंगे? हेलो? यस मैम। ओके ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, ये कॉलर सिस्टम का है। आप टेलीफोन पे जब आपका फोन आता है तो अभी कॉलर एंड एक्सचेंजर दैट इज हॉफुक मतलब अभी वो काम नहीं कर रहा है। फिर एक्सचेंजर क्या करता है, जैसे आप फोन को उठाते हो तो आपको डायलर टोन सुनाई देती है। जैसे डायलर टोन सुनाई देती है तो कॉलर क्या करता है, नंबर को डायल करता है। फिर जैसे वो नंबर को डायल करता है तो रिंगटोन कहाँ जाती है, रिसीवर के पास जाती है। फिर रिसीवर ऑन हुक करता है, ऑन हुक मतलब वो कॉल को रिसीव करता है और वो टॉकिंग करना जो है वो शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही टॉक खत्म हो जाती है तो वापस से वो हॉफ हुक मोड में आ जाता है। तो मतलब ये एक सिंपल सा सिस्टम जो है आपने बना के रखा है। ठीक है, आप इसी का आप मैसेज कर सकते हो कि यहाँ पर आप आइए, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम यहाँ पर हो रहा है। जैसे कॉलर के बीच में कौन कौन से मैसेज आ रहे हैं, देखो हॉफुक फॉरवर्ड मैसेज है, डायल नंबर भी हॉफुक फॉरवर्ड मैसेज है, और रिवर्स मैसेज है वो एक्सचेंजर से कॉल पर जा रहा है। मतलब टोटल नंबर ऑफ 3 मैसेज है कॉलर और एक्सचेंजर के बीच में। तो देखो यहाँ पर भी कॉलर और एक्सचेंजर के बीच में 3 मैसेज है, पहला तो फॉरवर्ड, फिर दूसरा भी फॉरवर्ड, और जो तीसरा है वो रिवर्स। मतलब इस तरह से आपको ध्यान रख के सीक्वेंस डायग्राम के बेसिस पे आपको कोलैबोरेशन डायग्राम को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको इस तरह से डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। आपको कैसे सीक्वेंस डायग्राम से कोलैबोरेशन डायग्राम में कन्वर्ट किया है, आपको इसमें थोड़ा भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। anyone if having any doubt you can ask. No doubts? Everything is clear to you? Sure? Okay then. चलिए फटाफट कम्युनिकेशन डायग्राम का रिकैप देख लेते हैं। तो व्हेन वी यूज कम्युनिकेशन डायग्राम हम कब यूज करते हैं? तो we can use communication diagram to explore how object in a system or a application work together। कि किसी भी एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए इसको जो कोलैबोरेशन डायग्राम है, आई वुड लाइक टू क्लियर यू कि कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो इंटरेक्शन डायग्राम का टाइप है, लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम को कम्युनिकेशन डायग्राम भी बोलते हैं। उसका जो टाइप है, मतलब वो किसका टाइप है, इंटरेक्शन डायग्राम का टाइप है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसको कम्युनिकेशन डायग्राम भी बोलते हैं। व्हेन कम्युनिकेशन डायग्राम कैन आइडेंटिफाई, संजय वर्मे प्लीज म्यूट योरसेल्फ, संजय वर्मे। तो कम्युनिकेशन डायग्राम जो है that can identify the following aspect of an interaction or task। okay, तो communication diagram can identify the following
aspect of an interaction or task. सबसे पहले कि object that participate in the interaction, interfaces that the participating class require structural changes that an interaction requires. मतलब सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का पार्टिसिपेशन बताता है. कौन बताता है? कम्युनिकेशन डायग्राम. कि ऑब्जेक्ट कब कब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर उनके बीच में इंटरेक्शन किस टाइप का हो रहा है, फिर यदि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव होता है तो इजीली उसमें आप क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो. और लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, what are the messages, what are the data which is passed between the objects. क्या डेटा ऑब्जेक्ट पास में होगा. तो हम कम्युनिकेशन डायग्राम को कब शो करेंगे, कब रिप्रेजेंट करेंगे, कब यूज करेंगे? जब हमें ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन बताना है, उनके बीच में क्या मैसेजेस पास हो रहे हैं हमें ये पता करना है, या जब कोई हम नया ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे या जब हम पुराने ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे, तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन डायग्राम का यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट जो डायग्राम है दैट इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम और अ कम्युनिकेशन डायग्राम, क्योंकि इंटरेक्शन मॉडल का जो टाइप है वो है सीक्वेंस और कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन को कम्युनिकेशन मॉडल भी बोलते हैं. जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो कैटेगरी ही अलग है. इट इज अ टाइप ऑफ डायनामिक डायग्राम. ये डायनामिक डायग्राम का टाइप है लेकिन इसकी कैटेगरी अलग है. ये इंटरेक्शन डायग्राम में नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है. यहाँ पर स्टेट को एम्फेसिस करते हैं क्योंकि ये ऐसे डायग्राम है जहाँ पर स्टेट का ट्रांजिशन होता है. स्टेट का ट्रांजिशन दैट इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. जैसे सॉलिड को आप, यदि लोहा है वो सॉलिड है, उसको गर्म करोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. या पानी है वो ठंडा है, उसको आप जब गर्म करेंगे तो वो बॉइलिंग ऑफ शुरू हो जाएगा उसका. ठीक है, उसका टेम्परेचर है वो चेंज होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इवापोरेट हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वहां पर स्टेट जो है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रही है. वैसे यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट है उनकी स्टेट भी क्या होती है? समटाइम्स चेंज होती है. कैसे होती है? लेट्स सी. A state transition diagram known in the UML as a state chart, इसको state chart diagram भी बोलते हैं, is a useful model of user computer interaction. यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं यूजर हमारा आपस में इंटरेक्ट होता है, लेकिन इसको इंटरेक्शन डायग्राम नहीं बोलते. क्यों? बिकॉज इट मॉडल्स द एक्शन ऑफ अ फाइनाइट स्टेट मशीन विथ नो स्टेट मेमोरी. कौन बताएगा इसका मीनिंग? इट मॉडल्स द एक्शंस ऑफ अ फाइनाइट स्टेट मशीन विथ नो स्टेट मेमोरी. आपने यदि टॉक पढ़ा है तो आपको इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो इस तरह का मॉडल है. वो ये बताता है कि जब फाइनाइट स्टेट मशीन जो होती है इट हैव नो स्टेट मेमोरी. कोई समझा सकता है इसको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? नोबडी? Nobody? Okay, no problem. मुझे भी नहीं पता है. फिर आपको नहीं पता है तो मुझे भी नहीं पता है. Now, this processor may be in only one state at a time. यहाँ पर जो प्रोसेसर है हमेशा वो एक स्टेट में रहेगा. क्यों? क्योंकि एक स्टेट में रहेगा तभी तो दूसरे स्टेट में उसको रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं, और दूसरे स्टोर में दूसरे स्टेट जो है वहां पर इसकी स्टेट इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि वो क्या करेगा, वो इवेंट ऑकर करने के लिए या तो वेट करेगा या उसकी कंडीशन ट्रू होने के लिए वो वेट करेगा. तो दिस प्रोसेसर में बी इन ओनली वन स्टेट एट अ टाइम. वेट अ मिनट, मैं इसको रिमूव कर दूं संजय को, तभी मानेगा ये. चलिए, तो यहाँ पर जो क्या होगा, अ ट्रांजिशन टू अ डिफरेंट स्टेट इज कॉज बाय ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट और बाय कंडीशन बिकमिंग ट्रू. कि जब भी कंडीशन ट्रू होगी या तो तब आपका जो ट्रांजिशन फेज होगा, या आपका जो इवेंट है यदि कोई ऑकर होता है वो इवेंट, तब आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो चेंज होगी. जैसे मैंने बताया कि पानी है वो तो सिंपली रखा हुआ है, लेकिन मैंने इवेंट क्या परफॉर्म किया कि पानी को गैस के ऊपर रख दिया और गैस ऑन कर दिया, तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा. मतलब उसकी जो जो वो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. और मैंने कंडीशन लगा दी कि जब पानी 10 घंटे तक गर्म होगा तो वो उसकी वो इवापोरेट
इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब इस स्टेट जो है वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई कि जैसे 10 घंटे पूरे हुए, मेरी जो पानी है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब इवेंट आप क्या परफॉर्म कर रहे हो और कंडीशन जो आपने ऑलरेडी मेंशन करके रखी है। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आर स्टेट एंड ट्रांजिशन, कि क्या ट्रांजिशन हो रहा है और स्टेट क्या हो रही है। तो स्टेट क्या है, वेयर द प्रोसेस वेट्स फॉर एन ऑकरेंस टू कॉज अ ट्रांजिशन। मतलब स्टेट मतलब अभी अभी मेरी स्टेट क्या है, अभी मेरी जो स्टेट है वो एक्सप्लेनेटरी मोड में, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे जूम मीटिंग खत्म होगी, मेरा एक्सप्लेनेटरी मोड कम बंद हो जाएगा और शायद मैं काम मोड में आ जाऊंगी। फिर मुझे सपोज एचओडी सर ने काम दे दिया तो मैं दूसरे मोड में आ जाऊंगी, जब मैं काम खत्म कर लूंगी तो मैं और दूसरे मोड में आ जाऊंगी। तो मतलब जैसे जैसे इवेंट परफॉर्म हो रही है, जैसे जैसे मुझे काम मिलते जा रहा है, मैं उस तरह से अपने आप को, अपनी स्टेट को क्या कर रही हूँ, ट्रांजिशन मोड में कर रही हूँ। ट्रांजिशन क्या है, किसी भी तरह का चेंज, उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांजिशन। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, जब मेरी जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगी, फिर मुझे लालजी सर कोई काम दे देंगे तो अगेन मेरा मोड चेंज हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूअस ट्रांजिशन, मतलब मेरी जो स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नाउ ट्रांजिशन आर लेबल्ड टू शो, ट्रांजिशन क्या कर शो करते हैं, दो चीजें शो करते हैं, आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, दैट इज इवेंट और एक्शंस। तो इवेंट क्या है, विच ट्रिगर देम मतलब जो उसको करने पे मजबूर करते हैं। इवेंट मतलब मैंने उसको गर्म, मतलब मैंने गैस पे रख दिया, मतलब उसको गर्म होने पे मैंने मजबूर कर दिया, उसको 10 घंटे तक रखा, मतलब उसको इवापोरेट होने पे मजबूर कर दिया। एंड द एक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, एक्शन जो ऑकरिंग हो रही है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, एक्शन मतलब बॉइलिंग अप ऑफ शुरू होना, ये एक्शन है। इवापोरेट हो रहा है, ये एक्शन है। ठीक है, तो इस तरह की एक्शन परफॉर्म हो सकती है। An event may be constrained by a guard, a condition which must be true for the transition to occur। मतलब गार्ड मतलब कि आपको अंदर जाने देना है या बाहर ही रहोगे, डिपेंड करता है। हम लोग कॉलेज आते हैं, हमारा टेम्परेचर होता है, गार्ड को पता है कि टेम्परेचर जब हाई रहेगा या टेम्परेचर जब जो है, जो भी टेम्परेचर 99 डिग्री, इससे 99 डिग्री या इससे ज़्यादा रहेगा तो किसी भी फैकल्टी को एंटर होने नहीं देना है। तो दिस इज द कंडीशन, आपने ऑलरेडी कंडीशन लगा दी है, पर उस पर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है कि आप डिजिटल डिवाइस से टेम्परेचर को चेक कर रहे हो, दैट इज द एक्शन और इवेंट, राइट। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप स्टेट मशीन डायग्राम को या स्टेट चार्ट डायग्राम को समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम कल की क्लास में लेंगे कि अभी जैसे डोर, यहाँ पर एक जस्ट 2 मिनट में एग्जाम्पल समझाना चाहूँगी कि अभी आपका जो डोर है वो ओपन है, मैंने जाकर डोर को बंद कर दिया तो उसकी स्टेट क्लोज हो जाएगी। तो मैंने एक्शन क्या परफॉर्म किया, जाकर उसको क्लोज करना, तो क्लोज हो गया। फिर मैंने उस पर ताला लगा दिया तो वो लॉक हो गया, मतलब वो क्लोज जैसे क्या हो गया, लॉक्ड हो गया। मैंने थोड़ी देर बाद जाके चाबी से उसको खोल दिया तो वो अनलॉक हो गया, अभी भी वो क्लोज स्टेट में। मैंने उसका लैच खोल के वापस से ओपन कर दिया तो वो ओपन स्टेट में आ गया। मतलब दिस आर द डिफरेंट स्टेट एंड द ट्रांजिशन एंड द एक्शन एंड द इवेंट ऑफ ऑन एनी डोर, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। इसको कल की क्लास में हम थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेट मशीन डायग्राम पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, फाइनल स्टेट, उसकी लास्ट स्टेट, फिर उस पर जो सेल्फ ट्रांजिशंस होंगे, ट्रिगर्स होंगे, बहुत सारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहेंगी जो हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, चलिए, प्लीज़ ऑन योर वीडियो कैमरास फॉर द अटेंडेंस एवरीवन, please on your video cameras for the attendance, and today attendance is very low, please ask your classmates to please attend the class। अब आपके वाइवा खत्म हो गए हैं, आपको सिंसियरली क्लासेस वापस से अटेंड करनी है, प्लीज आस्क योर क्लासमेट्स टू अटेंड। Okay, anyone having any doubt, please ask your doubts, anyone। आपको मैंने आज सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम मेरे पार्ट से खत्म हो गया है, और इस सीक्वेंस डायग्राम में ऑलरेडी आपको लैब में भी बता चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ कोलैबोरेशन डायग्राम आपको लैब में बताना है, तो इस फ्राइडे को जब लैब टर्न होगा तब मैं आपको बता दूंगी, और उसके बाद फिर हम सीक्वेंस डायग्राम, सॉरी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी तब तक पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट लैब में हम उसको देख लेंगे।
और मोस्ट प्रोबेबली इस बार थर्ड सैटरडे को आई विल टेक रिविजन क्लास ऑफ यूनिट 1 एंड 2. ठीक है, आई लेट यू नो सून दैट. अभी लालजी सर से पूछकर अपन फर्स्ट क्लास का फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का रिविजन जो है थर्ड सैटरडे को रख लेंगे. एनी डाउट टिल नाउ? एनीवन? No doubts? Everything is clear to you? Anupam? Lisha? No doubts? Everything is clear. अमर कलोत्रा वीडियो ऑन करिए. अनामिका, जयसिंह, भाग्यश्री, इनविटेशन देना पड़ता है तुम लोग को रोज, है ना? सुरभि करोड़े, साक्षी मालवीय, इतने अच्छे दिखते हो, तैयार होके भी बैठते हो, फिर इनविटेशन किस बात का देना पड़ता है ये बताओ. राज, तुमको भी डेली इनविटेशन देना पड़ता है, कभी डिफॉल्ट में भी ऑन कर लिया करो कैमरा. लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग.